हेलो बच्चों, आज मैं आपको मध्यकालीन शिक्षा पढ़ाऊंगी। इस्लामिक शिक्षा। ठीक है। इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। इस धर्म को मानने वालों को मुसलमान कहा जाने लगा। ये कब से कब तक है? 1200 से 1700 ईस्वी तक के काल को क्या कहा जाता है? मध्यकाल, मुस्लिम काल। ठीक है। प्राचीन काल से भारत विदेशी शासकों के आकर्षण का केंद्र रहा था। कब से? प्राचीन काल से। भारत के वैभव, संपन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने भारत पर 8वीं शताब्दी में आक्रमण कर दिया था। उनका उद्देश्य केवल क्या था? भारत की धन संपत्ति को लूटना। परंतु बाद में वे यहाँ पर शासन करने की सोचने लगे। सबसे पहले भारत में कौन आया था बच्चों? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत पर कुल संग्रह 17 बार आक्रमण किया था बच्चों। कितने बार? 17 बार। और 12वीं शताब्दी में फिर मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को पराजित कर भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली। किसने? जयचंद को पराजित करके मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। वह यहाँ से लूट का माल अपने देश कहाँ ले जाते थे? अफगानिस्तान में। और अपने सेनापति जो था उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप गया था। कौन? मोहम्मद गोरी। यहाँ से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो जाती है। कब से शुरुआत थी? 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी पर। समझ में आया बच्चों? यहाँ से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई और मुस्लिम शासकों ने अपने शासित प्रदेशों में हिंदू मंदिरों को क्या किया? नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर कहा? मस्जिदें बनवाई। उन्होंने भारतीय साहित्य को भी नष्ट कर दिया। ये मुस्लिम शासक भारत में अपनी संस्कृति और अपना धर्म लेकर आए थे। इन्होंने भारत पर शासन करने के साथ साथ यहाँ अपनी संस्कृति, धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। और अपनी संस्कृति, धर्म का प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या किया? शिक्षा का सहारा लिया। इन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया उसे क्या कहते हैं? मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के बारे में जानने से पहले हमको क्या जानना है कि प्रथम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में उस समय के बौद्ध शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को नष्ट करवा दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इससे डरकर बौद्ध शिक्षा केंद्र भी खुद ही क्या हो गया? नष्ट हो गया। परंतु यहाँ यह स्पष्ट करना उचित नहीं है कि इस काल में वैदिक शिक्षा प्रणाली के शिक्षा केंद्र निरंतर चलते रहे। मतलब नष्ट करवाना चाहा, लेकिन फिर भी यहाँ वैदिक शिक्षा प्रणाली के जो शिक्षा का केंद्र था वो चलता रहा, क्योंकि ये नगरों से दूर घने वनों और जंगलों में स्थापित होते थे। इसलिए इनकी ओर मुगल शासकों का ध्यान नहीं गया। समझ में आया? और इस काल में 2 शिक्षा प्रणालियाँ थी। कौन कौन सी थी? पहली मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और दूसरी वैदिक शिक्षा प्रणाली मध्यकाल में। समझ में आया बच्चों? मुगल मध्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकाल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। इसके शासक कौन कौन से थे? सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि आदि। और इस काल में कला, संगीत, न्याय, भूमि व्यवस्था, शिल्पकारी, कृषि, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई मुगल काल में। ठीक है। और लाल किला, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें इसी युग की देन हैं। बच्चों ये तो आपने मध्यकाल का बताया पढ़ा।
अब क्या है कि मध्यकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या थी इस्लामिक में। भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण और देश में मुस्लिम शासन की स्थापना के कारण प्राचीन शिक्षा जो थी वो क्या हो गई, अतीत के गर्त में चली गई, यानी कि समाप्त होने लगी और एक नई शिक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली लगभग कितने वर्षों देश में रही, 600 वर्षों तक। इस प्रणाली में कुछ विशेषताएं हैं जो इस तरह से हैं बच्चों। निशुल्क शिक्षा, इस काल में मकतबों और मदरसों में निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। इसने शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और इन संस्थाओं के व्यय का जो संपूर्ण भार किस पर था, संचालकों का था, संस्थापकों का था या धनी व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाता था। समझ में आया, निशुल्क शिक्षा थी। और व्यवहारिक शिक्षा थी। मुस्लिम लोगों का परलोक एवं पुनर्जन्म में कोई विश्वास तो था नहीं, इसलिए ये शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे। इनका विश्वास था कि जीवन इसी संसार में है और इस कारण शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस जीवन हेतु तैयार किया जाना चाहिए। इसी विचार से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया, शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया। और कक्षा न्याय की ये पद्धति थी। इन शिक्षा संस्थाओं में कक्षा न्याय की पद्धति का प्रचलन था। नायक बनाया जाता था एक, है ना। इस पद्धति में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्रों को क्या बनाया जाता था, नायक बनाया जाता था, जो निम्न कक्षा के छात्रों का शिक्षण कर अध्यापक के अध्यापन कार्य में सहायता देते थे। शिक्षक की स्थिति क्या थी इस काल में? शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण मुस्लिम युग में शिक्षक की स्थिति बहुत परिवर्तन हो गया था। इन शिक्षकों की स्थिति प्राचीन भारतीय शिक्षकों के समान उच्च नहीं थी। समझ में आया बच्चों? निम्न समझते थे। व्यक्तिगत संबंध क्या था? प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के समान इस शिक्षा पद्धति में भी गुरु शिष्य का संपर्क व्यक्तिगत था। शिक्षक अपने विचारों और आदर्शों से छात्र को प्रभावित करता था तथा छात्र की प्रतिभा, कुशलता तथा योग्यता की वृद्धि में योग देता था। गुरु शिष्य संबंध क्या था? यद्यपि इस काल में क्या था कि गुरु शिष्य के संबंध इतने मधुर नहीं थे, फिर भी शिक्षक छात्रों के प्रति क्या करते थे, स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते थे तथा शिष्य भी अपने शिक्षक के प्रति विनम्र और भक्तिपूर्ण रहते थे। धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय, इस शिक्षा की सर्वोत्तम विशेषता थी कि धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय होता था, यानी कि समान। इस शिक्षा पद्धति में प्राथमिक स्तर पर बालकों को क्या किया जाता था, कुरान की कंठस्थ कराने के साथ साथ उन्हें अंक गणित, पत्र लेखन, कला तथा जीवन उपयोगी विषयों का अध्ययन कराया जाता था। और उच्च स्तर पर क्या किया जाता था, कुरान के नियमित अध्ययन कराने के साथ उन्हें क्या, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि इस विषयों का अध्ययन कराया जाता था। तो समझ में आया बच्चों? ये मैंने विशेषताएं बताई, मध्यकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं।